लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था गैस स्टेट में? सर कंबाइंड गैस लॉ डेंसिटी एंड बताए मोलर थे। मास। क्या डेंसिटी चीज? एंड मोलर मास हो रहा था। डेंसिटी और मोलर मास के बीच में रिलेशन, वेपर डेंसिटी बता दिए थे क्या? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाय 2। देखो तो। यस सर। ये सर बताते हैं। चलो एक ये फिर से लिख देते हैं। वेपर डेंसिटी जो होता है ऑफ ए गैस, किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी जो होगा दैट इज इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास ऑफ द गैस बाय 2। और यहाँ पे इसका कोई यूनिट नहीं होगा, वेपर डेंसिटी को हम लोग VD से डिनोट करते हैं, मोलर मास ऑफ द गैस बाय 2। ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो मोलर मास का वहां सिर्फ मैग्नीट्यूड लोगे, नो यूनिट, क्योंकि ये रिलेटिव टर्म है। ये बताए भी थे कि डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये एक्चुअल फॉर्मूला जो वेपर डेंसिटी VD का होता है, ये क्या है? रो डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये रेशियो होता है। तो ऊपर दोनों डेंसिटी है तो यहाँ पे क्या होगा, और दोनों के यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आया? यस सर। चलो, तो ये अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन देखोगे, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी है और बुक्स में मिलता भी है, एक पेलोड होता है कि किसी भी बलून का पेलोड कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी गैस फिल्ड बलून होता है ना, ठीक है, तो उसमें देखोगे कि जो बहुत बड़ा बड़ा बलून सब होता है जो वेट कैरी करता है, देखे हो ना, बड़ा बड़ा बलून सब जिसमें वेट कैरी होता है नीचे से। ठीक है, तो वो सारे बैलून में हम लोग एक पेलोड निकालते हैं उसके लिए। तो ये पेलोड क्या है कि बैलून जो है वो मैक्सिमम कितना वेट अपने साथ कैरी कर सकता है, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो उसी को बोला जाता है पेलोड। तो हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं इसको, मैक्सिमम वेट दैट कैन बी लिफ्टेड बाय गैस फिल्ड बलून, इसको हम लोग पेलोड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लो, देखो इसके लिए कैलकुलेशन क्या क्या है। जैसे मान लो ये बलून ले लिए, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा बलून होता है, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं बस। और ये मान लो इससे m मास ये अटैच है, यही इसका पेलोड है। ठीक है, m मास ये, तो यही हमको निकालना है कि ये मैक्सिमम कितना मास m कैरी कर सकता है अपने से, इसी को बोलते हैं हम लोग पेलोड। ठीक है, और इसके अंदर, इस बलून के अंदर गैस भरा हुआ है। ठीक है, और ये बलून है। तो बलून को जनरली हम लोग स्पेरिकल ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टाइप्स के, यहाँ एक्चुअली क्या कर रहा है, अगर बलून उड़ रहा होगा, ठीक है, बलून अपने साथ वो वेट कैरी कर रहा है मास का, इसका मतलब क्या है कि सारे फोर्सेस क्या होंगे वहां पे, बैलेंस्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले एक ऊपर के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एफ। ऊपर के डायरेक्शन में एक बायोंसी फोर्स लगता है, तुम लोग बायोंसी फोर्स पढ़े हो, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़े होगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग पानी में डुबोते हैं तो उसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसी को बायोंसी फोर्स बोलते हैं। पढ़े हो ना आर्किमिडीज में? यस सर। तो उसी तरह एयर में भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एयर में है तो उसके ऊपर भी एक अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, उसी को हम लोग बायोंसी फोर्स बोलते हैं। तो एक एफ ड्यू टू बायोंसी, ये यहाँ लग रहा होगा, ऊपर के डायरेक्शन में ये लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा होगा यहाँ पे, तो एक फोर्स ड्यू टू बलून, क्योंकि बलून का कुछ ना कुछ, बहुत बड़ा बलून है तो बलून का कुछ ना कुछ मास होगा, तो उसका मास जो है वो ग्रेविटी के कारण m×g जो करोगे वो नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। दूसरा, इसके अंदर गैस फील्ड है, तो गैस का जो कुछ ना कुछ मास होगा, है ना, तो उस मास की वजह से जो ग्रेविटी लग रहा होगा वो नीचे के डायरेक्शन में, जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो भी नीचे के डायरेक्शन में लगेगा।
और तीसरा जो फोर्स नीचे लग रहा होगा, ये पेलोड का मास जो है, इसका भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा। तो मास ड्यू टू पेलोड ये नीचे के डायरेक्शन में, तो ये एक फोर्स बायोन्सी फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, और ये 3 फोर्स जो है वो ग्रेविटी के वजह से वो नीचे के डायरेक्शन, उसके मास की वजह से वो नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? और इसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है क्या, बताओ? एक ये थ्रेड से कनेक्टेड होगा, तो यहाँ टेंशन फोर्स वो सारा फोर्स हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। और एयर का फ्रिक्शन फोर्स वो सारा भी कंसिडर नहीं करना है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आइडियली ये सारे फोर्सेस ही यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। मतलब ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है बायोन्सी फोर्स, और नीचे के डायरेक्शन में ही 3 फोर्सेस लग रहा है। तो अगर ये बलून अपने साथ उस मास को कैरी कर रहा है, कि ऊपर जितने फोर्सेस लग रहे होंगे और नीचे जितने फोर्सेस लग रहे होंगे, ये क्या करेगा, एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा, तभी वो मास अपने बलून जो है अपने मास को कैरी कर रहा है, उस मास को वो कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि F ड्यू टू बायोन्सी इज इक्वल टू, इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, F ड्यू टू बलून प्लस F ड्यू टू गैस और प्लस F ड्यू टू पेलोड। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। चलो, अब बायोन्सी फोर्स का हम लोग मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो बायोन्सी फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे आता है, याद है? रो वी जी हम लोग लिखते थे। रो होता है, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बायोन्सी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड लिखते होगे, तो वहां पे रो लेते थे हम लोग डेंसिटी ऑफ वाटर, और वी लेते थे मास ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, कि कितना वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस हुआ है, लेते थे ना। और जी लेते थे ग्रेविटी, वही होता था ना, रो वी जी। हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, हेलो, ऑडिबल है या नहीं, बताओ। हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है ना? Yes, sir. चलो, तो यहाँ पे जो बायोन्सी फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग लिख रहे हैं, ये बायोन्सी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रो। रो होता है डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वी ऑफ एयर लिख रहे हैं। तो वी ऑफ एयर क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, कि कितना एयर वो डिस्प्लेस कर रहा है बलून, ठीक है। और जी हो गया वही ग्रेविटेशनल फोर्स, जी, जो हम लोग यूज करते हैं ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हो गया जी। तो ये बायोन्सी फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। अब फोर्स ड्यू टू बलून, ये क्या लिखोगे, मास ऑफ बलून, क्योंकि बलून का भी कुछ ना कुछ मास होगा, ये बहुत बड़ा होता है। तो मास ऑफ बलून इनटू जी ग्रेविटी, प्लस फोर्स ड्यू टू गैस क्या आ जाएगा, मास ऑफ गैस इनटू जी, और फोर्स ड्यू टू पेलोड क्या आ जाएगा, तो मास ऑफ पेलोड, ठीक है, और इनटू जी, ठीक है, मास ऑफ पेलोड इनटू जी। अब यहाँ पे देखो, अब ये सारे इक्वल हैं, तो सब में देखोगे जी जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जी अगर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, रो ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। और यहाँ हो गया मास ऑफ बलून प्लस मास ऑफ गैस और प्लस मास ऑफ पेलोड, ठीक है। और ये रो ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ एयर, इसको हम लोग मास ऑफ एयर से मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड लिख सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी जो होता है ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसको हम लोग मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड लिख सकते हैं, ठीक है, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड ये किसके इक्वल हो गया, ऐसे लिख लो यहाँ पर, ये हो गया m, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड
ठीक है, तो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया इधर, मास ऑफ बलून, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, प्लस मास ऑफ गैस और प्लस मास ऑफ पेलोड। अब यहाँ पे एक्चुअली हमको मास ऑफ पेलोड निकालना था, ठीक है, कि कितना पेलोड वो मैक्सिमम कैरी कर पाएगा। तो मास ऑफ पेलोड क्या आ जाएगा, ये मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड माइनस क्या कर दोगे इसमें, मास ऑफ बलून और प्लस मास ऑफ गैस। तो इसको इसमें माइनस कर दोगे, ये माइनस करने से हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया हम लोगों का। अब एक्चुअली यहाँ पे एक चीज देखना तुमको, ये जो है डेंसिटी एयर का दिया रहेगा क्वेश्चन में, और वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड कैसे निकालोगे, जैसे ये फॉर्मूला है, तो डेंसिटी ऑफ एयर तो तुमको प्रोवाइडेड रहेगा क्वेश्चन में, लेकिन वॉल्यूम ऑफ एयर कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड ये किसके इक्वल होगा, एयर कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, एयर का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, जितना वॉल्यूम ऑफ बलून होगा, क्योंकि बलून का भी तुमको यहाँ स्पेरिकल मान के सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है, बलून को स्पेरिकल मान के क्वेश्चन सॉल्व करना है तुमको। तो उसका रेडियस या डायमीटर तुमको दिया रहेगा, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो जो उसका फॉर्मूला होता है, डायमीटर अगर दिया है तो रेडियस निकालोगे 4/3 पाई आर क्यूब से। तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड जो है दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बलून, क्योंकि जितना बलून का वॉल्यूम होगा उतना ही वो एयर को डिस्प्लेस करेगा, तो ये इक्वल हो गया। और वॉल्यूम ऑफ बलून जितना होगा उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ गैस भी क्या होगा, ये सेम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस, ये तीनों चीज हमेशा सेम होता है, ये ध्यान रखना कि वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बलून इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, ये तीन चीज हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ से देखो, अब इस हम लोग पेलोड का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसमें बलून का मास तो हमको ऑलरेडी पता रहेगा, बलून का मास जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा। मास ऑफ एयर कैसे निकालोगे, तो मास ऑफ एयर निकालने के लिए, एयर डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड निकालने के लिए तुमको क्या क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड चाहिए और डेंसिटी चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ एयर भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड कैसे निकालोगे, तो बलून का जो वॉल्यूम निकालोगे 4/3 पाई आर क्यूब से, तो वही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो वहां से तुमको डेंसिटी ऑफ एयर भी पता चल गया और वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड भी पता चल गया, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड आ जाएगा। तो ये दोनों चीज तो आ गया, मास ऑफ बलून और मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। मास ऑफ गैस कैसे निकालोगे, तो मास ऑफ गैस निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्चुअली मोल्स का फॉर्मूला यूज करोगे, नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना रहता है तो ये क्या होता है, पीवी बाय आरटी, और कौन सा गैस उसके अंदर भरा हुआ है वो भी तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं मास बाय मोलर मास, कैपिटल एम बाय मोलर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू पीवी बाय आर टी। तो यहाँ से मास ऑफ गैस, एम ऑफ गैस, ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पीवी बाय आर टी इंटू मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है। तो अगर गैस का तुमको दिया है कि कौन सा गैस वो है, तो ऑब्वियसली उससे तुम मोलर मास तो उसका जान ही जाओगे, अगर दिया है कि कौन सा गैस है तो मोलर मास तो जान ही जाओगे। और मोलर मास अगर जान गए तो इस फॉर्मूले में पुट करना है कि प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि कौन से प्रेशर पे उसको भरा जा रहा है गैस को, आर, और टेम्परेचर ये भी दिया रहेगा। वॉल्यूम यहाँ पे क्या लोगे, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है लेना है तुमको, वो वॉल्यूम ऑफ बलून जो है वही वॉल्यूम ऑफ गैस की जगह भी पुट करना है तुमको, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में पुट करोगे, सारा वैल्यूज दिया रहेगा, सारा वैल्यूज कैलकुलेट करके पुट करोगे, तो यहाँ से तुमसे मास ऑफ गैस आ जाएगा। तो ये मास ऑफ गैस अगर पता चल गया तो इसके बाद हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं उससे ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो लिख लियो, पहले इसको लिख लो तुम लोग, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन कराते हैं, इससे क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग खुद करना पहले। हो गया, लिख लियो क्या इसको, हेलो हेलो, अरे बोलो तुम लोग, रेस्पॉन्ड करो, लिखे हो या नहीं, लिख लिए हैं सर। यस सर, लिख लिए। सब लोग लिख लिया इसको, चलो यस चलो सर। चलो फिर एक क्वेश्चन दे रहा है, ये क्वेश्चन कैलकुलेट करना है तुम लोगों को, पहले एक बार ट्राई करना कौन सा, ये सेम इसी से रिलेटेड है। कैलकुलेट द
यूनिट इसमें अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, यूनिट का ही सारा खेल है सारा। कैलकुलेट द पेलोड ऑफ बलून ऑफ डायामीटर 20 मीटर, ठीक है, डायमीटर उसका 20 मीटर दिया हुआ है, एंड वेट दिया हुआ है 100 kg, ठीक है, उस बलून का वेट जो है 100 kg गिवन है, ठीक है। इफ इट इज फिल्ड विथ हीलियम, हीलियम गैस से फिल्ड है, एट 1 atm प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस तुमको दिए हैं, ठीक है। चलो, और डेंसिटी जो दिया है एयर का, डेंसिटी ऑफ एयर ये क्वेश्चन में दिया गया है इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ एयर है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। और आर का जो वैल्यू है ये तो तुम लोग को पता ही है 0.0821, ठीक है। ये डेसीमीटर क्यूब में है, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर बताए थे, तो लीटर एटीएम पर मोल केल्विन होता है, ठीक है। तो ये इस यूनिट में दिया गया, तो 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर ये इक्वल होते हैं, ठीक है। तो करो, इसको करो, पहले एक बार ट्राई करो जैसे बताएं, बस सारा वैल्यूज कैलकुलेट करके बस फॉर्मूला में पुट करना है, आराम से आ जाएगा, बस इसमें यूनिट का ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। चलो पहले एक बार ट्राई करो खुद से, 5 मिनट का टाइम है, ट्राई करो आराम से।
हो गया? किसी का आया आंसर? हेलो, सब बना रहे बनाए हैं, कोई? सब बना रहे हैं। हम्म। हेलो, यस सर। किसी का आया आंसर? ये सब बन रहा है सर। बन रहा है, चलो बनाओ। बनेगा या नहीं बनेगा बताओ? सर 4246.7 kg। 4246.7 7 kg। kg, हाँ सर, हाँ सही है। और बना किसी का? बताना है या नहीं बताना है, बोलो। हेलो, हेलो, चलो यहाँ देख लो एक बार, बता देते हैं जिससे नहीं बना है, कोई कुछ बोलते ही नहीं हो। क्वेश्चन में वेट ऑफ बलून दिया हुआ है, तो वेट ऑफ बलून 100 kg दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा ही हमको 100 kg। वेट ऑफ बलून डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ बलून हमको चाहिए होगा। वॉल्यूम ऑफ बलून कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ बलून निकालने के लिए क्या करना होगा? बलून को स्पेरिकल तुमको एज्यूम करना है और डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस हमको वहां से पता चल जाएगा। तो 4/3 पाई r³ होता है ये फॉर्मूला। तो 4/3 पाई r की जगह पे क्या पुट करोगे? डायमीटर अगर 20 मीटर है तो रेडियस हो गया 10, ये 10 का क्यूब कर दोगे। तो यहाँ से वॉल्यूम निकालोगे। ये कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये कैलकुलेशन तुम लोग को करना है खुद। बात समझ में आया? तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल लोगे, वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा तुम्हारा। वॉल्यूम आ गया अगर, तो ये वॉल्यूम ऑफ बलून आया, तो हम लोग मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड निकाल सकते हैं यहाँ से। मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड क्या हो जाएगा?
दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ एयर। यही हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ बलून के ही इक्वल है। वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड वो वॉल्यूम ऑफ बलून के बराबर है, ये तीनों चीज सेम होता है, वो बता चुके हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बलून यहाँ से आया, इसी को अगर हम लोग डेंसिटी ऑफ एयर से मल्टीप्लाई कर दें, ये डेंसिटी ऑफ एयर भी क्वेश्चन में दिया गया है। जो भी वैल्यू आएगा उसको, ये जो भी वैल्यू आएगा यहाँ से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, डेंसिटी ऑफ एयर से, मतलब 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से kg में तुम्हारा ये जो वॉल्यूम ऑफ बलून है जो भी आएगा यहाँ से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, तो यहाँ से मास, चलो दो चीज हमको मिल गया, वेट ऑफ बलून मिल गया, ये मास ऑफ बलून मिल गया, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड मिल गया। तीसरा चीज हमको चाहिए मास ऑफ एयर, सॉरी मास ऑफ गैस, उस बैलून के अंदर जो गैस भरा हुआ है उसका मास चाहिए हमको। तो उसके मास ऑफ गैस के लिए क्या फॉर्मूला बताया है, मास ऑफ गैस इज इक्वल टू पीवी बाय आरटी इनटू मोलर मास ऑफ गैस, यही बताया गया है ना। तो पी कितने प्रेशर पे ये भरा जा रहा है, 1 atm का प्रेशर यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है तुमको, 1 atm। वॉल्यूम क्या लोगे यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ बलून ही लेना है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर भी जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ बलून के बराबर ही होगा। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बलून लेना है तुमको मीटर क्यूब में। अब यहाँ पे यूनिट ध्यान देना कि ये आर का वैल्यू जो है ये हमको डेसीमीटर क्यूब में दिया गया है, तो वॉल्यूम भी जो लोगे यहाँ पे मीटर क्यूब में नहीं लेना है, हमको डेसीमीटर क्यूब में लेना है। बात समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, हेलो। यस सर। क्योंकि यूनिट अलग अलग नहीं होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। तो वॉल्यूम अगर मीटर क्यूब में पुट कर दोगे तो आर का वैल्यू भी मीटर क्यूब में ही तुमको पुट करना होगा तब। ठीक है, अगर आर दिया हुआ है तुमको डेसीमीटर क्यूब में, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर बराबर होता है, तो आर अगर डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तुमको, ठीक है, तो तुमको वॉल्यूम भी डेसीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो तुमको जो भी यहाँ पे मीटर क्यूब में जो वैल्यू आएगा, ठीक है, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ बलून निकालोगे तो ये मीटर क्यूब में आएगा, तो मीटर क्यूब को किस में बदलना होगा तुमको, डेसीमीटर क्यूब में बदलना होगा, तभी जाके यहाँ पे पुट करोगे। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम कि वॉल्यूम ऑफ बलून जो यूज करोगे वो डेसीमीटर क्यूब में यूज करोगे, वॉल्यूम ऑफ बलून इन डीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, और बाय आर का वैल्यू वही 0.0821, और टेम्परेचर केल्विन में पुट करते हैं हमेशा, इस फॉर्मूले में ध्यान रखना, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट किया जाता है। तो टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये 300 केल्विन हो जाएगा, और इनटू मोलर मास ऑफ द गैस। अब मोलर मास ऑफ द गैस कितना है बताओ, हीलियम गैस यूज किया जा रहा है, तो हीलियम गैस का मोलर मास कितना होता है, बोलो। हेलो, यस सर। हीलियम गैस का मोलर मास कितना होता है, 4। 4। अब 4 यहाँ पे केजी में यूज करोगे या फिर ग्राम में यूज करोगे, सर मैंने तो उसमें ग्राम में इंटू किया था। ठीक है, तो उसको केजी में पुट करोगे या ग्राम में पुट करोगे, तो यहाँ एसआई यूनिट ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो सारा जब हम लोग ग्राम में, सॉरी एसआई यूनिट में कर रहे हैं, तो मास का भी एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है। ठीक है, ऐसे ग्राम में भी पुट करके कर सकते हो, यहाँ पे बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से तुम्हारा मास इंटू 4 कर लोगे, ठीक है, जो मोलर मास ऑफ द गैस है, ठीक है, जो भी गैस है ये तुमको मोलर मास यहाँ पे, मोलर मास ऑफ द गैस यहाँ पे पुट कर लोगे, तो जो भी वैल्यू आएगा यहाँ से देखो। अब ये तीनों वैल्यूज हमको पता चल गया, अब मास ऑफ पेलोड कैसे निकालेंगे हम लोग, मास ऑफ पेलोड
दैट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ पेलोड इज इक्वल टू मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड माइनस मास ऑफ बलून और प्लस मास ऑफ गैस। यही था ना फॉर्मूला। Yes, sir. तो बस इसमें फॉर्मूले में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हम बता दे रहे हैं, ये कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना। आंसर है कितना आ रहा है जी, 4246.7 kg, इतना ही आ रहा है ना। नहीं नहीं, ये कितना केजी आ रहा है तुम्हारा आंसर? So 4247.1 kg. आंसर है 424.67, रुको एक सेकंड, इंटू 10 करेंगे, 4246.7 केजी है आंसर। 4246.7 केजी, इतना ही आ रहा है। हेलो, ये इतना ही आया है। हाँ तो यही है आंसर। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना। ठीक है, 4246.7 kg। तो बस ऐसा ही है, सिंपल इसी फॉर्मूले में सारा वैल्यूज कैलकुलेट कर लेना सेपरेटली, और उसके बाद बस उसमें पुट कर देना है। ठीक है, चलो, तो ये था पेलोड से रिलेटेड। क्लियर है ना सबको? कैलकुलेशन एक बार घर पे कर ही लेना, ठीक है, नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन एक बार आराम से कर लेना। बात समझ में आ गया? Yes, sir. चलो, तो नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पर। ये अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है? ये एक्चुअली ये है कि इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। इट स्टेट्स दैट total pressure of two or more non-reactive gases will be the summation of partial pressure of all the gases contained in the container। ठीक है, तो ये है कि बोला कि अगर दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस, मतलब वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे, तो अगर वो किसी कंटेनर में रखा हुआ है, दो या दो से ज्यादा गैसेस अगर वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस कंटेनर का टोटल प्रेशर क्या होगा? तो उस कंटेनर का टोटल प्रेशर जो है वो इक्वल टू होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्ड इन इट। जैसे मान लो ये कंटेनर अगर एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो इस कंटेनर में मान लो तीन गैसेस आपस में मिक्स्ड हैं, ए बी और सी, तीन गैसेस हैं, और ये तीनों गैसेस, कंडीशन यही है कि ये तीनों गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिएक्ट करेगा तब तो फिर हम लोग डाल्टन्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर टोटल ये जो बोला जा रहा है कि ये तीनों गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तो इस कंटेनर का पी टोटल, ये टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो यही बोलता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, तो देखो इसको प्रूव करने का तरीका क्या है।
तो इसमें देखो अगर 3 गैसेस अगर इसमें फिल्ड हैं तो NT या सर टोटल, हाँ बोलो। सर पार्शियल प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर बता रहे हैं, मतलब उस गैस का सिर्फ इंडिविजुअल प्रेशर, ठीक है, ए की वजह से जो प्रेशर लगेगा वही सिर्फ ए की वजह से, ठीक है, सिर्फ ए की वजह से जो प्रेशर लगेगा उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बोलते हैं। बी की वजह से, बी के मॉलिक्यूल्स की वजह से जो प्रेशर लगेगा उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बोलेंगे। समझ में आ रहा है? और सी, सिर्फ सी गैस के मॉलिक्यूल्स के वजह से जो प्रेशर लगेगा उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बोलेंगे, ठीक है। यस सर। तो अब देखो अगर इस कंटेनर में 3 गैसेस अगर प्रेजेंट है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, ये तीनों है, कुछ ना कुछ मोल्स तीनों गैसेस का प्रेजेंट होगा ही, है ना। ए का कुछ मोल होगा, बी का कुछ मोल होगा, सी का कुछ मोल होगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालेंगे उस कंटेनर में? दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, हो जाएगा। अब पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन यूज करोगे अगर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं? पीवी बाय आरटी से। तो अगर ए का हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो यहाँ पे हमको प्रेशर किसका लगाना होगा? ए का प्रेशर लगाना होगा हमको, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए यूज करेंगे। और वॉल्यूम वी, क्योंकि वी तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है, ठीक है, इस कंटेनर का वॉल्यूम हम लोग एज्यूम कर लेते हैं वी है, तो तीनों गैसेस के लिए वॉल्यूम बराबर ही रहेगा, वी ही रहेगा। और आर तो कांस्टेंट रहेगा सारे गैसेस के लिए, और टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सारे गैसेस के लिए सेम रहेगा। तो यहाँ एन टी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसमें जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो उसमें प्रेशर जो लेंगे हम लोग वो टोटल प्रेशर लेंगे, ठीक है, पीटी ले रहे हैं इसलिए। और वी वॉल्यूम तो सेम रहेगा, और आर इंटू टी ये भी सेम रहेगा। ए के लिए जब हम लोग लिखेंगे, ए के लिए क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू वी बाय आर टी। बी के लिए लिखोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू वी बाय आर टी। सी के लिए लिखोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू वी बाय आर टी। ये बात समझ में आया यहाँ तक? यस सर। तो यहाँ से देखो v बाय आर टी दोनों साइड क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, v बाय आर टी कॉमन आ जाएगा, दोनों साइड हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बच गया पीटी और इंटू वी बाय आर टी, यहाँ पे कॉमन बच गया, और इधर भी v बाय आर टी कॉमन ले लिया हम लोग, और बचेगा क्या? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, यही बचा। तो v बाय आर टी कैंसिल आउट कर दिए दोनों साइड, तो यहाँ से पी टी क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ये चीज हम लोगों को प्रूव करना था कि टोटल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस कंटेन्ड इन द कंटेनर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक और तरीके से हम लोग पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है हम लोगों को, यहाँ से क्या करते थे हम लोग? पी टी इंटू वी बाय आर टी ये लिखते थे। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अगर लिखना है हमको, तो यहाँ लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू वी बाय आर टी। अब इन दोनों का अगर रेशियो ले लोगे, हम लोग एन ए बाय एन टी ये कर रहे हैं, तो एन ए बाय एन टी अगर करोगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एन ए बाय एन टी, इसको अगर लिखेंगे तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? इसको हम लोग जब डिवाइड करोगे दोनों को, तो ये क्या आ जाएगा? पी ए इंटू वी अपॉन आर टी बाय एन टी वाला करोगे तो आर टी ऊपर चला गया, और पी टी इंटू वी ये बच गया। तो आर टी कैंसिल आउट हो गया, वी वी कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बच गया? पी ए अपॉन पी टी। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, एन ए बाय एन टी इज इक्वल टू पी ए बाय पी टी। और ये एन ए बाय एन टी को हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोल सकते हैं क्या? एन ए बाय एन टी ये मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, तो यही तो होता है मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन, होता है ना, याद है?
ए का अगर मोल फ्रैक्शन लिखना है तो मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, उसी को तो मोल फ्रैक्शन बोला जाता था, याद है या नहीं? हेलो। यस सर। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, Na/Nt को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं XA से। XA क्या है? मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन किसका है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये किसके इक्वल होगा? डेट इज इक्वल टू PA, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाय टोटल प्रेशर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और इनटू क्या हो गया? टोटल प्रेशर। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो किसी भी गैस का अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है हमको, तो उसका पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे XA और इनटू टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दोगे। उसी तरह अगर हम लोग बी का पार्शियल प्रेशर निकालना है PB, तो इसका हम लोग मोल फ्रैक्शन बी का ले लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रेशर से, PT से। और अगर सी का निकालना है हमको, तो मोल फ्रैक्शन सी का ले लेंगे और इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे PT से। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए that is equal to mole fraction of A into PT, partial pressure of B, mole fraction of B into PT, और partial pressure of C is equal to mole fraction of C into, सॉरी प्लस हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा ना, C into partial pressure of, ये टोटल प्रेशर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर of any gas in the non-reactive mixture of gases will be directly proportional to the mole fraction will be directly proportional हेलो, बोल रहे हैं लिखे या नहीं तुम लोग? नहीं सर, आप कर यस सर। चलो हम PDF भेज दे रहे हैं, ठीक है। आज डाल्टन्स लॉ तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में डाल्टन्स लॉ के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। आज बस थ्योरी रहने दो डाल्टन्स लॉ का, एक बार यहाँ तक करके रखना। नेक्स्ट क्लास में डाल्टन्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हम PDF सेंड कर दे रहे हैं, तुम लोग लिख लेना उससे, ठीक है। Okay, sir. Thank you, sir. चलो एंड कर रहे हैं हम, PDF सेंड कर दे रहे हैं ग्रुप में।